वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप अकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अब ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैप्टर है इसमें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में बताया गया कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले हमारे देश की क्या स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसे थी, समाज कैसे थे, ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन का क्या करा हमारी इकोनॉमी के साथ। तो ये सब हम लोगों को पढ़ना होता है चैप्टर नंबर 1 जो कि बताता है हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में। बट हम लोग आज यहां पे जो बात करने वाले, जो डिस्कशन करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ और चलिए हम लोग सफर स्टार्ट करते हैं काय का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। चलिए तो हमारा ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर है। देखिए हमारे भारत की क्या स्थिति थी। चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करेंगे मगर आज चलिए बोलता है हु इज द राइटर ऑफ बुक पॉवर्टी एंड फेमाइंस। कौन पर्सन था जिसने पॉवर्टी एंड फेमाइंस लिखी है। ओके अब यहां पे हम लोग बात करें तो एडम स्मिथ ने, भैया एडम स्मिथ की बात करेंगे तो इसको मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न जो इकोनॉमी है उसका फादर कहा गया है। दूसरा अमर सेन जो है, अमर सेन ने ये किताब लिखी है पॉवर्टी एंड द फेमाइंस। तो हम लोगों को आंसर क्या याद रखना है भैया, अमर सेन जो कि किसके बारे में बताते हैं, पॉवर्टी और फेमाइंस के बारे में बताते हैं। तो आंसर क्या होगा सर जी, अमर सेन। ये हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज में मिला है। ये भी बात हम लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया सर जी, यहाँ पे अमर्त्य सेन। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हेन वर द रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। रेलवे कब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी सर जी यहाँ पे 1850 में। ऑपरेशनल कब हो गई, जमीन पे कब आ गई भैया, ठीक है 1853 में ये जमीन पे आ जाती है। ठीक है ना, चलिए मतलब 1853 से ये ऑपरेशनल हो जाती है। ओके इसके अलावा 1947 में तो हमें इंडिपेंडेंस मिला। नाइनटीन 25 में काकोरी कांड हुआ। तो 1860 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 1850 जो है करेक्ट आंसर है भैया। तो आंसर नंबर 1 है हमारा, इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस हुई थी 1850 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड बंगाल फेमाइन टेक्स प्लेस। बंगाल फेमाइन हमारे यहाँ कब हुई थी। ओके 1947 तो हम लोगों को याद आ गया है क्या भैया, 1947 में क्या हुआ था, हमारा देश आजाद हुआ था। 1940 में क्या हुआ था, तो भैया डिमांड फॉर पाकिस्तान हुआ था, पहली बार पाकिस्तान की डिमांड रखी गई थी ओपनली। ठीक है 1843 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और 1943 में जो है वो क्या बोलता है यहाँ पे, 1943 में बोलता है कि बंगाल में आई थी हमारे यहाँ फेमाइन। फेमाइन का मतलब क्या होता है, जब कंटिन्यूसली ड्रॉट की कंडीशन होती है और एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए खाने पीने के लिए कुछ भी व्यवस्था ना बचे उसको बोलते हैं हम लोग फेमाइन। तो हमारे यहाँ हिट कब करा भैया फेमाइन बंगाल में, 1943 में। सो द आंसर इज आंसर नंबर डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है व्हेन वाज मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है 1847, 1937, 1940 या 1840। क्वेश्चन नंबर 4 में पोस्टल सिस्टम पूछ रहा है कि इंडिया में यहाँ पे कब लॉन्च हुआ था। तो ये हुआ था भैया हमारे यहाँ 1937 में। इसी टाइम में पहली बार हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन करवाए गए थे जिसमें कि एक छोटी सी चीज हुई थी क्या, कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनको यहाँ पे वोट नहीं मिले तो उन लोगों ने बोला कि अब हम लोग आपका साथ नहीं देंगे और वहीं से स्टार्ट हो गई कहीं ना कहीं डिमांड ऑफ पाकिस्तान की। ओके चलिए तो यहाँ पे आंसर हम लोग को समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे स्विच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है भाई, बोलता है व्हेन वाज द टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है कब एस्टैब्लिश हुई भाई, तो 1907, 1807, 1857 या 1947। ओके अब ये वाले ईयर का तो कोई लेना देना ही नहीं है भाई। 1907 वो ईयर था जब यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है जमशेदपुर में क्या करी गई थी भैया, एस्टैब्लिश करी गई थी। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह सकते हैं या सिपाही मुठनी कह सकते हैं हम लोग। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। इस तरीके से हमारा ये एमसीक्यू का सफरनामा चल रहा है, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं भाई। नेक्स्ट
हम लोग बात कर चुके हैं, आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता था मेन रीजन फॉर द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो क्या कारण था कि हमारे यहाँ जो ये स्टैग्नेशन आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब हम लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे, क्या कारण थे मेजर? तो बोलता है लैंड सेटलमेंट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। अब हमारे यहाँ कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर तो हुआ था, कहीं ना कहीं हम लोगों ने फूड क्रॉप से स्विच कर दिया था किस तरह भैया? कमर्शियल क्रॉपिंग सिस्टम। कमर्शियल क्रॉपिंग सिस्टम को मैं यहां इजी लैंग्वेज में बोलूंगा कैश क्रॉप सिस्टम। ठीक है भाई, चलिए। तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी तो थी ही, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया था भैया, हमारे इंडस्ट्रीज थी नहीं, जितनी थी उनको इन लोगों ने हैम्पर्ड कर दिया था, मतलब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद कर दी थी। और यहाँ पे बोला एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल स्टैग्नेशन का मेन रीजन जो था वो था लैंड सेटलमेंट। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए सर जी? यहाँ पे लैंड सेटलमेंट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बोलता था एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज। जो एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाता था उसको कैसे यूज किया जाता था? टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन। ठीक है, अब जो इन लोगों ने ऑफिस सेटअप करके रखे थे उसका खर्चा उठाने के लिए किया जाता था क्या? टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं किसी भी कंट्री के साथ, उसका खर्चा उठाने के लिए किया जाता था। टू इंपोर्ट इनविजिबल आइटम, वो सारी चीजें जो हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रही थी वो इनविजिबल आइटम्स थी क्या, उसके लिए किया जा रहा था। तो इसमें आंसर जो है वो होना चाहिए सर जी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों चीजें यहाँ पे करी जा रही थी एक्सपोर्ट सरप्लस के बहाने से। ओके, चलिए यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। विच इंडस्ट्री रिसीव द मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। हमारे यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा होता है, मतलब हाथ से काम ज्यादा होता है। तो वो आए और सबसे पहले उन लोगों ने जो हमारे इंडस्ट्रीज को जो खत्म करा, हैम्पर्ड कर दिया, तोड़ दिया, वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे? सीमेंट, हैंडीक्राफ्ट, पेपर, आयरन एंड स्टील, ये तो थी ही नहीं। ठीक है, ये 1907 में आई है टेस्को नाम से। पेपर और सीमेंट बाद में आई है। तो सबसे पहले हमारी जो अच्छी इंडस्ट्री चल रही थी वो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से क्या करा भैया? हैम्पर्ड करा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा भैया 8 का भी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडिया जूट सफर्ड हेविली ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी कहानी समझे। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा बंगाल है, बंगाल का पार्टीशन होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है सर जी 1905 में। बंगाल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ईस्ट बंगाल एंड द वेस्ट बंगाल। ओके, मतलब मुस्लिम बहुल जिला जो था, मुस्लिम बहुल एरिया ईस्ट, और जो हिंदू कम्युनिटी का था वो किस तरफ आ गया भैया? वेस्ट तरफ। ये बोलता है कि जूट इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्री जो है, जूट जो होता है वो होता है हमारे बंगाल एरियाज में। ओके, इंडिया जूट इंडस्ट्री सफर्ड हेविली ड्यू टू डैश आफ्टर पार्टीशन। किसके कारण? लैक ऑफ रॉ मटेरियल के कारण, फेमाइंस के कारण, अर्थक्वेक के कारण, या तो बोलता है नन ऑफ दीस। ठीक है, तो इसमें से क्या होना चाहिए भैया? तो यहां होना चाहिए लैक ऑफ रॉ मटेरियल। क्यों? क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। ब्रिटिशर्स ने सारा का सारा रॉ मटेरियल क्या कर लिया था? अपने पास बुलवा लिया था। उनने हम लोगों को क्या मान लिया था भैया? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलिए भाई, तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए सर जी? लैक ऑफ रॉ मटेरियल इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं आंसर हम लोग। आंसर बिल्कुल सही है, लैक ऑफ रॉ मटेरियल। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू। किससे आपको सिर्फ ट्रेड करना है, किसी और कंट्री से आपको ट्रेड नहीं करना। अगर दूसरी कंट्री से ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। इंपोर्ट करोगे तो भी और एक्सपोर्ट करोगे तो भी। चाइना, ब्रिटेन, कोरिया और श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम जो था वो था सेलोन। ओके, कोरिया की तो कोई कहानी नहीं है, तो हमारा चाइना भी नहीं था उसमें, तो बचा कौन? सिर्फ ब्रिटेन। तो 50% से ज्यादा ट्रेड आपको किसके साथ करना पड़ता था यहाँ पे? ब्रिटेन के साथ। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा इसका ब्रिटेन। ओके, तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।